मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूँ, उसे फेंक मत देना, उसे अपने घर या आंगन में संजो कर रखना। मेरा कहना कभी नहीं मरेगा। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, यह बढ़ते जाएंगे, बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह बढ़ेंगे। तुम सभी लोग कभी भी हिम्मत मत हारना। यह लाइन है, यह बात है बिरसा मुंडा की कही हुई, जो मुंडा लोक गीतों में यह अक्सर लोग अपने गीतों के माध्यम से बिरसा मुंडा की बात को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। इन इन बातों से यह समझ आता है कि भगवान बिरसा मुंडा अपने समाज को लगातार संदेश दे रहे थे और लगातार दिगू के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए, दिगू के खिलाफ चल रहे महान संघर्ष के लिए अपने समाज को प्रेरित कर रहे थे। और उनका यह कहना था, जो बात वो कह रहे हैं, जो आंदोलन की बात वो कह रहे हैं, जिस संघर्ष की बात वो कह रहे हैं, उसे उनके समाज ने याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से उनका आंदोलन दिगू के खिलाफ, मतलब जमींदारों के खिलाफ, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ रहा, उस आंदोलन को लेकर भगवान बिरसा मुंडा अपने समाज के साथ हमेशा खड़े रहे, उसका नेतृत्व करते रहे। आप जब भी मनुवादी मीडिया देखते हैं या फिर एकेडमिक्स में भगवान बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं, तो यह बताया जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा यह अंग्रेजों की खिलाफत करने वाले क्रांतिकारी हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक बहुजन मीडिया के तौर पर कि भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ अंग्रेजों की खिलाफत नहीं कर रहे थे या अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, या अंग्रेजों ने अगर उन्हें कारागार में बंद किया तो यह सिर्फ अंग्रेजों की वजह से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की वजह से है जो भगवान बिरसा मुंडा जिस व्यवस्था को मिटाना चाहते थे, जिस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। भगवान बिरसा मुंडा एक सामाजिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों पर भी काम किया। वह बहुत अच्छे संगठक भी रहे। भगवान बिरसा मुंडा ने जब अपना संगठन का निर्माण किया तो उन्होंने उसके 3 स्तर बनाए। 3 स्तर में पहला स्तर उन लोगों का जो जहां पर बुद्धिवादी लोग शामिल हो, जहां पर अकलवार लोग हो और उनके साथ सामाजिक आंदोलन को लेकर बातचीत हो सके, और ना सिर्फ बातचीत हो सके बल्कि एक विशेष एजेंडा तैयार किया जा सके ये, और साथ ही एक एक्शन प्लान के तहत काम किया जा सके। तो एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर अगर भगवान बिरसा मुंडा को हम देखते हैं तो वह एक कुशल संगठक के रूप में हमको देखने में मिलते हैं। उन्होंने दूसरा स्तर अपने संगठन का ऐसा बनाया था जहां पर वो सैनिकी प्रशिक्षण अपने लोगों को दे रहे थे, ताकि वह दुश्मनों के साथ, मनुवादी व्यवस्था के साथ, अंग्रेजी व्यवस्था के साथ लगातार संघर्ष करते रहें और लड़ाइयाँ लड़ते रहें और जीत हासिल करते रहें। तीसरा स्तर उन्होंने अपने संगठन में ऐसा बनाया था जो प्रचार प्रसार माध्यम के लिए काम करे। ऐसा संगठन, ऐसे लोग जो कि आम लोग हो, आम लोग जो अपने सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बने, उन लोगों को अपने मूवमेंट की जानकारी देना, अपने आंदोलन की जानकारी देना, अपने आंदोलन के उद्देश्य की जानकारी देना और वह कितना जरूरी है यह बताते हुए उन लोगों में प्रचार प्रसार करने की क्षमता निर्माण करना, ये काम भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे देश के अंदर और खासकर आदिवासी समुदाय के अंदर यह किया। और यही कारण है कि आज भी भगवान बिरसा मुंडा को लोग याद करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा को लेकर एकेडमिक्स में हम जो पढ़ते हैं उसके अलावा अगर देखा जाए तो वह सामाजिक आंदोलन के अंदर एक महामानव के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। उन्होंने बिरसा धर्म की स्थापना की और बिरसा धर्म में उन्होंने कर्मकांड, पाखंड, इन तमाम चीजों से अपने समाज को दूर रहने की नसीहत दी। ना सिर्फ नसीहत दी बल्कि बलि प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने अच्छे कर्म करने की बात कही, बुरे कर्मों से दूर रहने की बात कही, चोरी, डकैती, नशाखोरी, झूठ बोलना, तमाम चीजों से दूर रहने की बात कही। तो इस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा अलग अलग
रूपों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भगवान बिरसा मुंडा को करीब से जानते हैं तो आपको यह समझ आएगा कि जिस आंदोलन की बात महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, जिस आंदोलन की बात छत्रपति शाहू जी महाराज करते हैं, जिस आंदोलन को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वही आंदोलन कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा इनके आंदोलन में आपको शामिल मिलेगा, देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा हमेशा दिगू के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा लिखा जाता है। वो दिगू आखिर कौन है, वह दिगू कौन है, ये हम आपको बताते हैं। वो दिगू हैं इस देश के जमींदार, वो जमींदार जो अंग्रेजों के रहमो करम पर पले, और ना सिर्फ रहमो करम पर पले बल्कि अंग्रेजों ने जिन्हें इस बात का टारगेट दिया था या कॉन्ट्रैक्ट दिया था या जिम्मेदारी दी थी कि आप किसानों से कर वसूल करें, उनसे माल गुजारी वसूल करें और अंग्रेज सरकार को जमा करें, उस माल गुजारी में या फिर उस टैक्स में उनका भी हिस्सा होगा, जो जमींदार होगा उसका हिस्सा होगा। आज की तारीख में जो जमींदार है उसका स्वरूप बदल गया है। आज उन्होंने भूमाफिया और पूंजीपतियों की शक्ल ले ली है। उस समय अंग्रेज सरकार में इस प्रकार से व्यवस्था की गई कि जब एक सधन इंसान को चुना जाता था और उस सधन इंसान को जो गांव में अच्छा खासी जिसकी संपत्ति हो, थोड़ा रुतबा हो, ऐसे इंसान को चुना जाता था जो अपर कास्ट हो, और उससे स्वामित्व दिया जाता था पूरे किसानों के जमीन का, और उसे इस बात की जिम्मेदारी होती थी कि वो आप इस पूरी भूमि के स्वामी हैं और इस भूमि में काम करने वाला किसान भले ही उसकी मालकियत आदिवासियों की हो, लेकिन आपको उनसे लगान वसूल करना है और अंग्रेज सरकार को देना है, जिसके बदले में अंग्रेज सरकार उन्हें कमीशन देगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था रही। किसान के बेटे बिरसा मुंडा को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी। उनका लगा कि यह जो व्यवस्था है यह शोषण व्यवस्था है। इसी के साथ साथ इसी व्यवस्था में जो जमींदार होते हैं, जमींदारों को ही किसानों की जमीन का सौदा करने का, बेचने का और गिरवी रखने का अधिकार रहा। तो सोचिए, जो जमीन किसान की है, जहां पर रात दिन किसान काम करे, रात दिन वह अनाज उगाए, उस जमीन पर किसान का अधिकार ना होकर जमींदार सूदखोरों का अधिकार हो, और यह अंग्रेज सरकार ने जो व्यवस्था लागू की थी ये उस व्यवस्था का हिस्सा है। तो ऐसे में बिरसा मुंडा का जो आंदोलन रहा उन सूदखोरों के खिलाफ रहा, उन जमींदारों के खिलाफ रहा जिन्होंने किसानों का शोषण किया, किसानों के साथ जिन्होंने उत्पीड़न किया, जिन्होंने आदिवासियों के जमीन को हड़पने का काम किया, जो भूमाफिया बने बाद में पूंजीपति बने, अंग्रेजों के जाने के बाद में जिनके हाथों में शासन सत्ता आई, जिनके हाथों में नियंत्रण आया, उन तमाम लोगों ने भी जो हालत उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए जो आंदोलन किया था, उस व्यवस्था में जरा भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जो चाहत थी, जो मानना था कि आदिवासियों के मान की रक्षा हो, आदिवासियों के जान माल की रक्षा हो, आदिवासियों के जल जमीन जंगल की रक्षा हो और इस धरती की रक्षा हो, इस बात को लेकर इस देश के संविधान ने 2 अनुसूची बनाई, और भारत के संविधान में उस अनुसूची में 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासियों के संरक्षण की बात कही गई है। और आदिवासियों की संरक्षण की बात तो कही गई, लेकिन इस देश की सरकारों ने लगातार आदिवासियों के साथ धोखेबाजी की। आदिवासियों के हक अधिकारों को मारने का, उन्हें जंगल से खदेड़ने का, उन्हें बेघर करने का लगातार काम शुरू किया। डेवलपमेंट के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर और सेज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर आज भी आप देखिए हसदेव जंगल का मामला अभी भी जो है वो शांत नहीं हो रहा। आए दिन वहां गोलीबारियां होती हैं, आए दिन गोली चलती हैं, आए दिन मुठभेड़ होती हैं, आदिवासियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उन पर अनेकानेक आपराधिक कार्रवाई होती है।
पुलिस प्रशासन उन पर अलग कार्रवाई करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं आज भी देखने को मिल रही है और आदिवासियों का कोई ऐसा नेता नहीं है जो आदिवासियों की इन समस्याओं पर बात करे। आज के तारीख में किसी की भी सरकार हो, छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण हम देखते हैं, इसके पहले जैसे कांग्रेस की सरकार रही थी, उसके बाद आज भाजपा की सरकार है, आदिवासी खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन 5वीं 6वीं अनुसूची का पालन कहीं नहीं होता। आपको बताएं कि इस देश के अंदर 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या पाई जाती है, लेकिन जब 5वीं 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो सिर्फ उनकी घोषणा होती है, लागू कहीं पर भी नहीं हो रहा। आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची का यह कहना है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं वहाँ स्वायत्त शासन होगा, मतलब अगर वहाँ पर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक और सांसद विधायक तक अगर कोई जनरल व्यक्ति या फिर अगर कोई जनरल नेतृत्व है तो ऐसे में एक और दूसरा टेबल लगाया जाए स्पेशल विशेष तरीके से, जहां पर आदिवासियों के लिए एक दूसरा अधिकारी, एक दूसरा व्यक्ति उसके लिए नियुक्त किया जाए जो आदिवासियों की समस्याओं पर बात करे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। 6वीं अनुसूची की बात करें तो 6वीं अनुसूची कहती है कि जहां पर आदिवासी रहते हैं, जहां पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो जमीन है उस जमीन पर गैर आदिवासी कब्जा नहीं कर सकता, ना ही वो उसे बेच सकता है, ना ही उस पर अधिकार जता सकता है। तो इस प्रकार से आदिवासियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके जल जमीन जंगल के साथ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए 6वीं अनुसूची जो है वो कटिबद्ध है। लेकिन इस देश की सरकारों ने 5वीं 6वीं और अनुसूची को सिर्फ घोषित किया है, लागू कहीं पर किया नहीं है। और यही कारण है कि अडानी अंबानी जैसे लोग जंगल के जंगल खरीद रहे हैं, बिस्लेरी जैसे लोग नदियों के नदियां खरीद रहे हैं, और तमाम इस देश के अंदर जो प्राकृतिक संपदा निर्माण होती है और जहां पर आदिवासी रहता है, खनिज संपदा का निर्माण होता है या पाई जाती है, चाहे फिर वहाँ पेट्रोल हो, चाहे वह डीजल हो, या फिर खनिज संपदा में मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, तमाम चीजें अगर पाई जाती हैं तो वो उन चीजों पर, उस संपदा पर आदिवासियों का अधिकार होगा और वो उसका मालिक होगा। लेकिन इस देश के अंदर ऐसा नहीं देखा जा रहा। जो बात संविधान कह रही है या फिर जिस बात के लिए आंदोलन है, जिस जमीन का जो स्वामी है वह मूलतः स्वामी होना चाहिए, लेकिन उसका स्वामी कोई पूंजीपति, कोई जमींदार, कोई भूमाफिया उसे बना दिया जाता है। और उसे पहले अंग्रेज सरकार इसी प्रकार का काम किया करते थे। आज के तारीख में जिन लोगों को वोट से चुना जाता है वह सरकार भी इसी प्रकार का काम करती है, और यही परेशानी आज की तारीख में आदिवासियों को है। आदिवासियों को इन तमाम चीजों से दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा ने कई आयामों में काम किए, लेकिन महज 25 वर्ष की उम्र तक ही वह आंदोलन का हिस्सा रह पाए। 25 वर्ष की उम्र के बाद आज ही के दिन 1900 में रांची के एक कारागार में उनका देहांत होता है, और या फिर वो शहीद होते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई अब तक इस बात का पता नहीं चला है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को जिन्होंने अंग्रेजों के हवाले किए थे वो इस देश की मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा थे, और वो जानते थे कि भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासियों की रक्षा के लिए है, आदिवासी पर्यावरण की रक्षा के लिए है, जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए है। और जब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, जमींदारों के साथ लगातार खिलाफत होते रहेगी, जमींदारों का विरोध होगा, जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। ये बात जानते थे, और यही कारण था कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के हवाले किया जाता है और फिर जेल के अंदर ही रांची में आज के दिन उनका देहांत होता है। ऐसे में आज हम उनके शहादत दिवस पर अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। सही मायने में बिरसा मुंडा का सपना तब साकार होगा जब भारत का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर के कहे अनुसार जो विशेष अधिकार इस देश के आदिवासियों को प्राप्त है,
उन विशेष अधिकारों पर अमल किया जाएगा। उनके भूमि को, उनके जल, जमीन, जंगल पर जो सरकार अपना अधिकार जताती हैं और फिर उसके बाद पूंजीपतियों को, जमींदारों को, भूमाफियाओं को बेच देती हैं, ठेका दे देती हैं, वो उन चीज़ों पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक बिरसा मुंडा इनके आंदोलन का या फिर जिस उलगुलान की वो बात करें वह उलगुलान लगातार चलता रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने ये बात कही कि अबुआ देश, अबुआ राज, ये सारी समस्या तभी हल होगी जब अपने देश में अपना राज होगा। अपना राज लाने के लिए लोकतंत्र में आपको ज़्यादा संख्या वाले लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। एक ब्लर लाइन होती है कि आप किस विचारधारा की तरफ है, किस खेमे में आप है। क्या आप जमींदारों के खेमे में हैं, शोषण करने वालों के खेमे में हैं, जो लोग संविधान की खिलाफत कर उनके खेमे में हैं, या फिर SC ST OBC के हक अधिकारों की रक्षा करने वाले खेमे में हैं। तो जिस देश में जो देश अपना है उस अपने देश में अबुआ राज लाने की बात भगवान बिरसा मुंडा करते हैं, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी कहता है कि अपना राज लाओ, अपना राजपाट लाओ, हुक्मरान बनो और अपने सारी समस्याओं का हल पाओ। कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे महापुरुषों के जो विचार है वो एक दूसरे से हमेशा मेल खाते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आज भगवान बिरसा मुंडा को अभिवादन करते हुए नेशनल चौपाल नमन करता है। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।